welcome back to Be the Topper and this is part 6 of chapter 4 class 12th derivatives। इससे पहले मैंने इसके 5 पार्ट्स बना दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाके चेक कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी उन वीडियोस से। एंड आज के वीडियो का सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज 4.3 हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट की हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैव इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द पास्ट 2 डिकेड्स। अगर पिछले 20 सालों का डेटा देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो आजकल दुनिया में ना बिगेस्ट मार्केट्स बन गए हैं। मतलब लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं। एक तो होता है, देखो यहाँ पे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स लिखा है, दूसरा हमारे कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं जिसकी हम अलग से कभी बात करेंगे। अ रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी हैज increase the processing power of computers and has made them a key vehicle for information processing in financial market। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जैसे हम सबको पता है कि 5G भी थोड़े दिनों में आने वाला है, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। कंप्यूटर्स की काम करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो जो कंप्यूटर है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू फाइनेंशियल मार्केट में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना बहुत आसान हो गया है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसने कितना खरीदा, किसने कितना बेचा, प्राइस कितना जा रहा है, अब कंपनी कौन सी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को रखने का, संभाल के रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको प्रोसेस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी कंप्यूटर्स पर ही आ रही है। ठीक है, तो और जब क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जो कंप्यूटर्स है वो उस चीज़ को अच्छे से कर भी पा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हैज फोर्स्ड सेवरल कंट्रीज टू चेंज लॉज एंड इंट्रोड्यूस इनोवेटिव फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विच हैव मेड इट ईजियर फॉर द पार्टिसिपेंट टू अंडरटेक डेरिवेटिव्स ट्रांजेक्शन। ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता रखा है। अब जो बच्चे ह्यूमैनिटीज से क्लास 12th पढ़ रहे हैं तो उनको पता होगा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। हो सकता है आप में से भी कई लोगों को पता हो, बट कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ग्लोबलाइजेशन के बारे में नहीं पता होगा कि वो क्या होता है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर जितनी भी कंट्रीज अपने देश में ग्लोबलाइजेशन को अपनाती हैं वो फ्री ट्रेड के लिए परमिट दे रही होती हैं। फ्री ट्रेड क्या होता है? अब जैसे मैं हूँ और मैं नहीं हूँ, मैं कोई देश थोड़ी हूँ। जैसे कि कोई भारत है और जैसे चाइना है ना, हम दोनों से 2 कंट्रीज हैं, तो हमारे बीच में क्या होता है? ट्रेड हो रहा है। अब ट्रेड में एक चीज़ होती है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड का क्या मतलब होता है? मान लो कि चाइना से कोई सामान आ रहा है और उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो हमारे देश में आएगी। तो अगर वो 100 रुपये की चीज़ बिकनी होती बिना ड्यूटी के या फिर कम ड्यूटी में, तो हमने उसको 200 रुपये का कर दिया। तो ये क्या होता है? बैरियर्स। एक कंट्री की जो सरकार है वो दूसरी कंट्री में बैरियर लगाती है, दूसरी कंट्री पे ट्रेड के साथ। ठीक है, तो वो ट्रेड नहीं हो पाता। ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या होता है कि फ्री ट्रेड हो सकता है, कि जितने भी कंट्रीज हैं आपस में सब ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी के देश में पैसा लगा दो, कोई किसी मार्केट में पैसा लगा दो। जैसे हमारी कंट्री में भी कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है, हमारी कंट्री भी कितने सारे देशों में पैसा लगाती है ना, वहाँ पे लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, है ना। इंडिया भी कई सारी जगह पे बहुत सारा पैसा लगा रखा है इंडिया ने भी। तो ये सब क्या है? ये सब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हमें देखने को मिला है। तो हर कंट्री को अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है, कुछ लॉज हैं, उनको बदलना पड़ा है। एंड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को इनोवेशन उसमें बहुत ज़्यादा किया गया है ताकि लोग आराम से, मतलब जितना भी आराम से हो सके, ईजिली पैसा अपना इन्वेस्ट कर सके स्टॉक मार्केट्स में, जो कि आजकल लोगों को बहुत हेल्प करता है कि वो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अच्छे से कर सकते हैं। अर्ली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन द यूएस एड्रेस्ड मर्चेंट्स कंसर्न अबाउट इंश्योरिंग दैट देयर वर बायर्स एंड सेलर्स फॉर कमोडिटीज। जो बहुत पुराने टाइम में, जो मतलब पहले टाइम में यूएस में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो मर्चेंट का कंसर्न दिखाते थे अबाउट इंश्योरिंग दैट देयर वर बायर्स एंड सेलर्स फॉर कमोडिटीज, कि भाई कमोडिटी को खरीदने के लिए बायर्स होने चाहिए एंड सेलर्स होने चाहिए। क्रेडिट रिस्क हाउएवर रिमेन्ड अ सीरियस प्रॉब्लम। अब क्रेडिट रिस्क क्या हो गया कि भाई देखो, मैंने आपके साथ बात करी थी कि आप मुझे दोगे बट आपने नहीं दिया, तो ये क्रेडिट रिस्क हो गया। बट ये जो और पुराने टाइम में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूएस में चलते थे उसमें क्रेडिट रिस्क बहुत ज़्यादा था। काउंटर पार्टी रिस्क भी होता ही होगा कि भाई
उसको अगर अच्छा नहीं लगा, उसके हिसाब से अगर चीजें नहीं चली तो वो नहीं खरीदेगा या फिर दूसरा बंदा नहीं बेचेगा। तो ये रिस्क अभी भी चल रहा था। अभी जो क्रेडिट रिस्क था, इसको क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम थी, तो इसको खत्म करने के लिए शिकागो के जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने, शिकागो क्या है, अमेरिका की एक जगह है, तो शिकागो के जो बिजनेसमैन थे उन्होंने एक बोर्ड बनाया, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड। कब बनाया? 1848 में बनाया, ठीक है। द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द CBOT was to provide a centralized location for buyers and sellers to negotiate forward contract। अब ये जो CBOT था, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड था, इन्होंने क्या करा, इनका जो मेन मोटो था ना, इनका इंटेंशन ये था कि इन्होंने एक सेंट्रल लोकेशन बना दिया कि यहाँ पर सारे बायर्स एंड सेलर्स आए और अपने जितना भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में उनको नेगोशिएट करना है, ट्रेड करना है, वो करें, ठीक है। अब 1865 में CBOT ने एक स्टेप और आगे लिया और उन्होंने क्या करा, फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को यूएस में जोड़ दिया, ठीक है। लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द यूएस। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर कॉल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्होंने क्या बोला, एक और जो इन्होंने जोड़ा था अभी, उसको इन्होंने बोला फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन 1919 में क्या हुआ, शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, अ स्पिन ऑफ CBOT, वाज रीऑर्गेनाइज्ड टू अलो फ्यूचर ट्रेडिंग। इन्होंने क्या करा, शिकागो बटर एंड एग बोर्ड, ये बोर्ड है, एक स्पिन ऑफ है CBOT का, जिसको समझ सकते हो, वो रीऑर्गेनाइज किया गया। और रीऑर्गेनाइजेशन जब इन दोनों का हुआ, शिकागो बटर एंड एग बोर्ड का, तो इन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है ये सबको पता ही होगा, और नहीं पता तो पार्ट 4 डेफिनेटली जाके चेक कर लो, पता चल जाएगा अच्छे से उसके बारे में, ठीक है। इट्स नेम वॉज चेंज टू शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। अब यहाँ पे इनको जोड़ा गया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, CME। अब इंडिया में, और अगर अभी भी पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो CBOT एंड CME इंडीड द टू लार्जेस्ट फाइनेंशियल एक्सचेंजेस ऑफ एनी काइंड इन द वर्ल्ड टुडे। अगर कोई पूछेगा सबसे बड़े फाइनेंशियल एक्सचेंजेस या फिर फ्यूचर एक्सचेंजेस कहाँ है, कौन है, तो आपको ये बताना है, एक तो CBOT है, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, एंड दूसरा CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। पूरे वर्ल्ड में आज तक सबसे ज्यादा तो फ्यूचर एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है वो यहीं पर हो रही है, ठीक है। तो गाइज अब हम लोग आगे आएंगे, तो देखो यार आगे इन्होंने क्या बता रखा है, द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इमर्ज इन 1970s ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे दो तरीके के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स की बात करी गई है। मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। तो सबसे पहले देखो ये बोल रहा है क्या, कि सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव था वो 1970s में आया। किसकी वजह से, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कोलैप्स हुआ और मार्केट्स ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अपनाना शुरू करा, तो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स निकल कर आए, एक्सचेंज ट्रेडेड फाइनेंशियल डेरिवेटिव 1970s में। अभी जो दो चीज़ें हैं ना, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको थोड़ा सा समझना। आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, देखो मैंने इन्वेस्टोपीडिया से लगाया हुआ है स्क्रीनशॉट। तो एक जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है ना, ये कुछ इस तरीके का रेट होता है जिसको गवर्नमेंट या फिर किसी कंट्री की सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट करते हैं। और ये क्या करता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का, सेंट्रल बैंक का पूरा कंट्रोल रहता है एक्सचेंज रेट सिस्टम पे, कि जो भी करेंसी है ना उसकी वैल्यू एक नैरो बैंड तक रहे। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए समझ लो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया जाता है, ताकि ये जो करेंसी का वैल्यू है इसके एक नैरो बैंड बना रहा है, कि उसी के बीच में इसकी वैल्यू आने लगे। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ये एक इस तरीके की रजाइम होती है जहाँ पे किसी भी करेंसी, किसी भी नेशन की जो करेंसी का प्राइस होता है उसको फॉरेक्स मार्केट जो होता है वो सेट करता है। और वो भी किसके बेसिस पे, कि किस करेंसी की कितनी, मतलब इस करेंसी के संबंध में अगर हम उसको देखें तो उसका कितना सप्लाई एंड डिमांड हो रहा है, इसके बेसिस पर ही हम इस चीज़ को निकालते हैं। और ये बिल्कुल उल्टा होता है फिक्स एक्सचेंज रेट का, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, रेट डिटरमाइन करने के लिए किसी भी करेंसी का, वो सब गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। और फ्लोटिंग एक्सचेंज में ये चीज़ मार्केट के पास आ जाती है, मार्केट के पास पावर आ जाती है, गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा कोई रोल प्ले नहीं करती है।
अब यार देखो, जैसे ही जो सिस्टम जो चेंज हुआ ना, जब ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लोगों ने अपनाया, तो उसके बाद क्या हो गया कि जो करेंसी की वोलेटिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मतलब अब करेंसी का जो प्राइस था, जो वैल्यू थी, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, बहुत ज़्यादा होने लगी। क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में जब चीज़ें रहती थी तो गवर्नमेंट उसको एक नैरो बैंड में रखने की पूरी कोशिश करती थी कि इसका जो वैल्यू है इतने से इतना ही होना चाहिए। बट अब वो फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम बन गया, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा है। जिसकी डिमांड ज्यादा होगी उसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू एकदम नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से चीजें होती रहे, तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल प्रॉब्लम बन गई ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के लिए। और इसी रिस्क को कम करने के लिए, मतलब जो पार्टिसिपेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में काम कर रहे हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पैसे को बचाने के लिए, उनको रिस्क को कम करने के लिए इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक चीज़ लॉन्च की गई जिसको हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स, जो कि इंट्रोड्यूस हुए थे 1972 में। और कहाँ पे हुए? शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में। 1972 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स लॉन्च किए। क्यों? ताकि जो लोग, जो इन्वेस्टर्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर पैसा लगा रहे हैं, की वजह से उसके अंदर पैसा लगा रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, उनको रिस्क ना हो और उनके रिस्क को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें। अब 1973 में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने क्या किया? शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज बना दिया। क्या करने के लिए? ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो ऑप्शंस में भी ट्रेड कर पाए, मतलब कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के कुछ ऑप्शंस में वो लोग ट्रेड कर सकें। द फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाज ट्रेडेड एट कांसास सिटी बोर्ड ऑफ ट्रेड। जो सबसे पहला स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो कहाँ किया गया था? कांसास सिटी में बोर्ड ऑफ ट्रेड पे। अगर हम करंटली वर्तमान समय की बात करें तो ऐसा क्या होता है, सबसे जो मोस्ट पॉपुलर जो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर है वो क्या है? वो कॉन्ट्रैक्ट पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वो है S&P 500 इंडेक्स, जो कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे ट्रेड हुआ था। ड्यूरिंग द मिड 80s फाइनेंशियल फ्यूचर्स बिकेम द मोस्ट एक्टिव डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट जनरेटिंग वॉल्यूम्स मेनी टाइम्स मोर देन दी कमोडिटी फ्यूचर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मिड 80s आ जाता है, 1975 के तब आने लगता है, तो फाइनेंशियल फ्यूचर्स जो हैं वो मोस्ट अट्रैक्टिव डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मोर कमोडिटी फ्यूचर्स से भी ज़्यादा लोगों ने फाइनेंशियल फ्यूचर्स में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। और अगर प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखें तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो होते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, फ्यूचर्स एंड ट्रेजरी बिल्स एंड यूरो डॉलर फ्यूचर्स। ये 3 फ्यूचर्स होते हैं जो कि आजकल सबसे ज़्यादा लोग, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं ये, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा ट्रेड किए जा रहे हैं। लोग इसमें मतलब पैसा अपना लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा मान रहे हैं कि लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं अपना। अदर पॉपुलर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस दैट ट्रेड डेरिवेटिव्स आर LIFFE in England, DTB in Germany, SGX in Singapore, टिफ़े कह सकते हो आप इसको, TIFFE इन जापान, मैटिफ इन फ्रांस, यूरेक्स एक्सेट्रा। तो अदर पॉपुलर इंटरनेशनल एक्सचेंज जो हैं, जो कि दैट ट्रेड डेरिवेटिव, जो कि डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, वो भी आपको बता दिए। इंग्लैंड में ये है, जर्मनी में DTB, SGX इन सिंगापुर, TIFFE इन जापान, मैटिफ इन फ्रांस एंड यूरेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आ जाते हैं आगे। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंटरेस्ट बियरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन मिड 70s। अब यहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो लॉन्च हुए थे, जो कि इंटरेस्ट बियरिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, वो कब लॉन्च की गई थी? 1970s में। द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इक्विटी इंडाइसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन USA इन अर्ली 1980s टू हेल्प फंड मैनेजर्स टू हेज देयर रिस्क इन इक्विटी मार्केट। अब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट थे जो कि इक्विटी इंडाइसेस पे थे, उनको USA में लॉन्च किया गया था अर्ली 1980s में। क्यों? ताकि जितने भी फंड मैनेजर हैं उनका जो रिस्क है इक्विटी मार्केट में अपना पैसा लगाने का, वो बहुत ही कम हो जाए। आफ्टरवर्ड्स लार्ज नंबर ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर्मेट एंड ओवर द काउंटर OTC फॉर्मेट। और उसके बाद से आज तक हम देखेंगे तो बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, हर कोई गवर्नमेंट या मार्केट जो भी है इसको लॉन्च कर रहे हैं। दोनों तरीके के सिस्टम में आप एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर्मेट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो
एंड ओवर द काउंटर फॉर्मेट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। और यार यहाँ पे हमें हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव ट्रेडिंग एट NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव का, ये तो हम अभी पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पढ़ रहे थे और मेनली अमेरिका के बारे में यहाँ पे ज़्यादा बातें थी। अब हम NSE पे देखते हैं कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग की क्या हिस्ट्री रही है। सबसे पहले डेरिवेटिव की जो ट्रेडिंग है वो NSE पे शुरू हुई थी जून 12 जून 2000 को। और सबसे पहले ट्रेडिंग किस में करी, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करी, निफ्टी 50 इंडेक्स पे। सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन इन ऑप्शंस ऑन इंडिविजुअल सिक्योरिटीज कमेंस्ड ऑन जून 4 2001 एंड जुलाई 2 2001। इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू किया जून 4 2001 में एंड जुलाई 2 2001 पे कब शुरू हुई, ऑप्शंस जो कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज पे थे वो भी ट्रेड करना शुरू कर दिया गया। सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स वर लॉन्च्ड ऑन नवंबर 9 2001। सिंगल स्टॉक फ्यूचर को नवंबर 9 2001 में लॉन्च किया गया। Today, both in terms of volume and turnover, NSE is the largest derivative exchange in India। अगर आप वॉल्यूम और टर्नओवर के हिसाब से देखोगे तो NSE इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन चुका है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग हो रही है। द डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैव अ मिनिमम ऑफ 3 मंथ एक्सपायरेशन साइकिल्स एक्सेप्ट फॉर अ लॉन्ग डेटेड निफ्टी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। अगर नॉर्मल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की बात करोगे तो उनकी 3 मंथ की एक्सपायरी होती है, बट कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिनकी मेचोरिटी 5 साल तक होती है। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग विद इन 1 मंथ होता है, 2 मंथ होता है एंड 3 मंथ होता है कि एक्सपायरी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर बस एक और बात बता रखी है कि जो OTC डेरिवेटिव हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा तेज़ी से लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो मतलब ये ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है OTC डेरिवेटिव, और ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स लोग काम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। डेफिनेटली आपको आगे की वीडियोज़ भी ऐसे मिलती रहेंगी जल्दी जल्दी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है इधर उधर में, बाकी उसको इग्नोर करो, मैं आपको कंटेंट देती रहूंगी। सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।